हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करवाऊंगी, तो उसी के सीक्वेंस में आज एक नया पेपर लेकर आई हूँ जो कि यूपी जूनियर असिस्टेंट 2016 का है। ये 2016 में हुआ था और इसके पहले भी मैं आपको दो पेपर सेट सॉल्व करवा चुकी हूँ यूपी जूनियर असिस्टेंट 2016, जो कि शायद में भी कुछ फॉल्ट्स हुए होंगे उसमें, तो वो 2019 में हुआ है कुछ पेपर, और एक 2015 का है। जो दो पेपर सेट मैं पार्ट वाइज आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, लगभग 6 या 7 वीडियोस उसके हैं। और यदि आपने उसको नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको उससे आइडिया लगता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या, एग्ज़ाम का पेपर कैसे आता है। और आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो है रीजनिंग, क्योंकि हिंदी का जो आज का पेपर है उसका हिंदी का पार्ट मैंने कल सॉल्व करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। और आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप पहले वीडियो देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अदर्स को भी दे दीजिएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना 41 से 43 तक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, एक ट्राइंगल है जिसके अंदर कुछ डिजिट दिए हुए, कुछ बाहर डिजिट दिए हुए हैं, और सेकंड ट्राइंगल में आपको जो मिडिल वाला क्वेश्चन, मिडिल में आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, तो वहाँ पे आपको बताना कि क्या आएगा। तो चलिए शुरू करिए। और हाँ, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठा करिए जब भी पेपर सेट सॉल्व करा करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कितने आपके राइट हुए हैं। अब तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर 10 है। अगर 10 माइनस हम इस 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 आएगा। 3। अगर हम 11 माइनस 8 कर दें तो 3 आएगा। और यदि हम 12 माइनस 9 कर दें तो 3 आएगा। अब इन तीनों, इस 3 को हम पूरा ऐड कर लें, इसको हम ऐड कर लें, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू आ गई हमें, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसके आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं सेम प्रोसेस। 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3। इनको ऐड कर लीजिए आप, प्लस करिए इनको, तो कितना आएगा आपका आंसर 9। तो राइट आंसर इज अ डी। नेक्स्ट, इसमें भी आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करिए जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिया हुआ 9 और ये दिया हुआ 81। तो 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है आपका 81। यहाँ आपको 7 दे रहा हो, यहाँ 49। तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। यहाँ पर आपको 25 दे रहे, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। तो द राइट आंसर इज 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट, इसमें भी आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये 7 है। अगर हम 7 इंटू 2 माइनस 1 कर दें तो आपका आंसर कितना आएगा 13। ये हमें मिल गया। अब सेम प्रोसेस हम इसके लिए कर रहे हैं। अगर हम 169, एक मिनट, 169 इंटू 2 माइनस 1 कर दें तो आपको कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 नाम 18, 2 छंग 12, 13 के 3 हासिल आए, 2 कम 2 1 3, माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 3 3 7। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके आगे वाला देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 470, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ।
73 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 करना है आपको। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 छग 2 त्याई 6, 2 सत्ते 14 4 कैरी है को 8 माइनस 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 4 5। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जोड़ी अलग है उसकी पहचान कीजिए। संपत्ति देवरानियां, थोड़ा बड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको। संपत्ति देवरानियां, फायदा लाभ, नामे श्रेय, आमदनी व्यय। तो देखिए, संपत्ति है किसी के पास तो देनदारियां होगी। संपत्ति है अगर किसी के पास तो देनदारियां होगा। तो यहाँ पे इसका विपरीत अर्थ निकल रहा है लगभग। नामे है, श्रेय है, मतलब किसी का नाम है आ रहा है लेकिन श्रेय वो किसी और को दे रहा है, तो यहाँ पे नामे श्रेय। आमदनी है तो व्यय है, लेकिन लाभ फायदा तो एक जैसा शब्द है ना, लाभ और फायदे में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, दिसंबर की कोड भाषा दी हुई है आपको। इसको नीचे कर देती हूँ। आर, अब इसकी कोड भाषा दी हुई है आपको। ई आर एम बी सी ई डी ई। तो इसको सॉल्व करिए कि आपको नवंबर का क्या होगा कोड लैंग्वेज में। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो डी ई है वो यहाँ पर सेट है, ठीक है। तो आपको नवंबर के लिए भी ऐसे सेट करते जाना है साथ में। तो नवंबर में क्या है, जो ये, इसको पहले हम सेट करके देख लेते हैं, फिर हम मतलब जो ये दो वर्ड हैं ये पीछे हैं। तो नवंबर का जो एनओ होगा वो कहाँ पर होगा? लास्ट में होगा। जो एनओ होगा तो देख लीजिए लास्ट, सभी में लास्ट में, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करके देख लेते हैं इसी में। अब आपसे कह रहा है कि जो ई आर है, जो ये ई आर है वो सबसे आगे है, तो ई आर इसमें भी होगा, इसमें भी ई आर सब में सबसे आगे होगा। तो देखिए, बी और डी में सिर्फ ई आर है, इसका मतलब ए और सी कट गया, बी और डी बचा आपका। अब इसके बाद देखिए, जो ये सी ई है ये यहाँ पर है, तो ठीक है, हम देख लेते हैं वी ई कहाँ पर आएगा। तो वी ई आपको लास्ट में होना चाहिए। तो देखिए दोनों में है, बी और डी में। तो इसके आगे हम और आगे देखते हैं, जो एम बी है वो यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं जो एम बी है वो कहाँ पर है। देखिए, डी नंबर इज अ राइट आंसर। डी नंबर इज अ राइट आंसर। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। देख लीजिए इसको, इस पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। सीधे जो एनओ है, डी में देखिए एनओ है, वी ई है, लास्ट में वी ई है, एम बी है, ये एम बी है, और ये ई आर है, तो ये ई आर है। तो राइट आंसर इज अ डी। नेक्स्ट, एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने संख्या को 17/8 से गुणा किया और उसे सही उत्तर से 30 ज्यादा प्राप्त हुआ। वह संख्या थी 24 3 8 21। जल्दी से सॉल्व करिए, इसका क्या होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमें पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, एक लड़के ने किसी संख्या को 7/8, मान लेते संख्या x है, उसको उसने कितने गुणा कर दिया? 7/8 से। गुणा
करने के लिए कहा गया। उससे करना तो इतने से था, लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया, 17/8 से उसने गुणा किससे कर दिया, 17/8 से उसने गुणा कर दिया, और उसे सही उत्तर से 30 ज़्यादा मिला। तो अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको हम क्या करके देखें, सब्ट्रैक्ट करके देखें। आप करके देखिए इसको सब्ट्रैक्ट। करिए इसको जल्दी से। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, x है का 17/8 माइनस x का 7/8 का 7/8। तो अगर हम 17/8 और 7/8 एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करें तो x हम कॉमन कर लेंगे, 8 नीचे आ जाएगा, 17 माइनस का 7, तो कितना आएगा आपको 17 माइनस 7, दैट इज x इंटू 10/, एक मिनट, इज इक्वल टू x इंटू 10/8। जब इसको काटेंगे तो आएगा 5, नीचे आएगा आपका 4। और आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या थी। तो देखिए यहाँ पर 5/4 है, हम इसको हम इरेज करके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आपका आया x इंटू 5/4, और जिसकी वैल्यू कितनी दे रहा है ये 30, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू उसकी 30 आएगी ना, एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने से में जो वैल्यू आएगी वो कितनी दे रहा है सर, 30 दे रहा है। 5 से 30 काटेंगे 6, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24। तो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, नीचे अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है जो कुछ निश्चित क्रम में है। इस क्रम का निर्धारण कीजिए और विकल्पों में से श्रृंखला के अगले 2 अक्षरों का चयन कीजिए। सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको। देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इसको मैं नीचे लगा लेती हूँ। देखिए आपको दिया क्या है, Z A X D V G T J R M P। इसके आगे आपको 2 अक्षर ढूंढने हैं, इसके आगे आपको। तो देखिए इसका रिलेशन ऐसे देखिए, ZX XV TRM। तो M के बाद क्या आएगा, मैं नीचे लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे लिख के बताऊँगी। तो देखिए ZA XD, Z के बाद एक वैल्यू है, X के बाद एक वैल्यू है, V के बाद एक वैल्यू है, T के बाद एक वैल्यू है, R के बाद एक वैल्यू है, M के बाद वैल्यू है, और P। तो अब ध्यान रखिएगा P के जस्ट बगल में नहीं आएगा, P एक छोड़कर अपना आगे क्रम बताएगा। तो P के बाद क्या आएगा बताइए, आपको इसमें क्या कर रहे हैं, ये -2 सेम प्रोसेस आप लेके चलिए -2 का। तो P से 2 अगर जाएगा कितना, P से 16 और 2 सब्ट्रैक्ट 14, 14 किसका होता है n। इसके पहले एक वर्ड आएगा लेकिन n। अब इसमें देख लीजिए ऐसा कोई है, देखिए सीधे सीधे C दिख रहा है आपको, आपको पूरा आंसर भी नहीं फाइंड आउट करना, डायरेक्ट आपको मिल रहा है। लेकिन इसको आप एक, मैं आप पूरा भी बता देती हूँ, A से D फिर G फिर J फिर M। तो फिर क्या आएगा P, क्योंकि +3 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा P। द राइट आंसर इज C। नेक्स्ट, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, 3 13 31 58 91 111। बताइए कौन सी संख्या गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 13, 3 से 13 अगर हम देखें तो 3, अगर हम 3 को बनाते हैं, देखिए पहले हम 3 को बना के देख लेते हैं। अगर हमने 3 को बनाया, 1 गुणे 2, 1 गुणे 2
एक मिनट, हाँ, +1 इज इक्वल टू 3 आया। इसी सीक्वेंस में अगर हम बनाते हैं 3 इंटू 4 प्लस 1, 3 इंटू 4 प्लस 1 तो कितना हो गया 13। इसी सीक्वेंस हम आगे बनाते हैं 5 इंटू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। अब इसी सीक्वेंस हम आगे बनाएंगे 6 तक आ गया 7 इंटू 8 प्लस 1 तो 8 7 56 और 1 57। तो क्या आना चाहिए था आपका 57 आना चाहिए, और यहाँ पर क्या दिया 58 दिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर लंबी सुरंग में एक रेलगाड़ी को घुसते हुए देखता है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई की 8वां भाग है हो और वह 6 मिनट में सुरंग को बाहर निकल गया हो तो उसकी रफ्तार कितनी है? बताइए कितनी है, 48, 40, 45 या 50 किलोमीटर पर घंटे के अकॉर्डिंग कितनी उसकी गति होगी? देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर लंबी सुरंग, तो सुरंग की लंबाई कितनी हो गई 4 किलोमीटर हो गई सुरंग की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई हमें कुछ नहीं पता तो हमने मान लिया एक्स कुछ उसकी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं इसमें दे रहा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई का 8वां भाग, एक मिनट ही दे रहा, सुरंग की लंबाई कितनी है 4, और रेलगाड़ी की लंबाई की सुरंग की लंबाई का 8वां भाग, तो सुरंग की लंबाई 4 है तो इसका 8वां भाग 1/8वां डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो हमें क्या मिल गया कि जो आपका ब्रिज है उसकी लंबाई 4, और जो आपका की रेलगाड़ी है उसकी लंबाई आपकी 1/2 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर में आपके। अब उसके बाद वो कह रहा और वह 6 मिनट में सुरंग से बाहर निकल जाती है। तो आपको पता है जब कोई प्लेटफॉर्म होता है और कोई रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन होता है तो जब तक वो प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस नहीं करती तब तक उसकी लंबाई वो ट्रेन पूरी पार तो नहीं कर पाती, इसलिए प्लेटफॉर्म प्लस हम रेलगाड़ी को की दूरी को जोड़ते। सेम चीज़ यहाँ पर हम सुरंग और रेलगाड़ी की जो दूरी है उसको हम पूरी लंबाई को हम जोड़ लेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है यहाँ पर 4 प्लस 1/2, और समय कितना ले रहे हो 6 मिनट। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो हमें यूनिट किस में चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आया था जो आपका स्पीड आया था तो कितना आया था 4.5, मतलब 4 प्लस 1/2 अपॉन 6/60 हो जाएगा। इसको इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 ऊपर आपको चला जाएगा तो ये हो जाएगा। इसको हम इसको भी कर लेते हैं, 2 चौको 8, 1 मिनट, 2 4 9/2, 9/2 प्लस मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 9 5 जा 45, तो द राइट आंसर इज कितना हो जाएगा आपका 45, राइट आंसर इज 45। नेक्स्ट, एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द का दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि वो 4 विकल्पों में से क्या है। जैसे को दिए इंटरटेनिंग, तो इंटरटेनिंग में से इन 4 शब्दों में से क्या नहीं बनाया जा सकता, बताइए जल्दी से। तो देखिए देख लेते हैं। देखिए इसमें दे रहा है TER, फर्स्ट में दे रहा है TER, तो देखिए TER है, देखिए हम देख लेते हैं ई इंटर इंटरटेनिंग आपको दे रहा है
एंटरटेनिंग। तो देखिए TER, तो ये TER तो है इसमें, TI, तो सेकंड TI हो गया, ये I हो गया आपका, ये T हो गया, I हो गया, A भी है और R भी है, लेकिन देखिए इसमें पहले ही नहीं मिल रहा, Y कहाँ है इसमें, Y इसमें कहीं पर भी नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा A ही होगा। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको दे रहा है PERSEVENCE, प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस में आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं बन सकता। तो देख लेते, इनरवेट, ENERV, वे, ए, देखिए टी नहीं है कहीं पर, टी नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। मैं आगे देखने की जब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, और इस सेशन को पूरा देखिएगा और जल्दी से जल्दी आप लोग भी आंसर दीजिएगा। इस सेशन को ज़रूर पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप अगर रेगुलर इसको करते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहती है कि सारे सवालों को करने के लिए। अब देखिए सुपरिटेंडेंट में बताइए इसमें से कौन सा नहीं बन सकता, चेक कर लेते हैं। देखिए डेंट, सुपरिटेंडेंट में लिख लेती हूँ। थोड़ी बड़ी स्पेलिंग में नीचे लिख लेती हूँ, DENT। तो देखिए पहले हम डेंटिस्ट चेक करें, तो DENT, डेंट, TISDEN और TIST, डेंटिस्ट बन रहा है। पर्टिनेंट बीच में देखिए तो PERTINENT, पर्टिनेंट भी बन रहा है। टीनर देख लेते हैं, TEENE और R, टीनर भी बन रहा है। नेक्स्ट, रिटेंशन, तो R तो है, RETENTIO नहीं है, देखिए O नहीं है, तो राइट आंसर इज D। नेक्स्ट, आप इसके जो साइन है वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इससे आपको 53 और 54 दोनों सॉल्व करने साइन को, तो प्लीज़ साइन को आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। कह रहा है माइनस का मतलब है गुणा, प्लस का मतलब है भाग, और जो आपको बिंदु दिए उसका मतलब है घटाओ, और पॉइंट का मतलब घटाओ है, और भाग का मतलब जोड़ना है। तो आपको बताना है कि कौन सा समीकरण इसमें से सही है। तो चेक कर लेते हैं। कह रहा 5/8, तो 5, देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ इन क्वेश्चन से हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले सबसे पहले देखिएगा कि गुणे और भाग, क्योंकि बॉड मास्क रूल के हमें सबसे पहले भाग और गुणा करना पड़ता है, प्लस माइनस तो बाद में हो ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले नज़र करिए कि गुणे और भाग के लिए कौन कौन सा साइन, तो आपने देखा कि माइनस मतलब गुणा और प्लस मतलब भाग, तो हमें फोकस माइनस प्लस पे करना है, क्योंकि मतलब साइन यहाँ पर हम माइनस और प्लस पे फोकस करेंगे, क्योंकि उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई हमारा होगा। तो देख लेते हैं, इसमें देखिए फर्स्ट में दे रहा है 5/8 - 3, तो माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, गुणा, तो मल्टीप्लाई कर, और तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 प्लस का मतलब यहाँ डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ, प्लस, फिर 8 × 3 और -3। तो पहले हम इसको करेंगे, 8 × 24, तो 5 + 24 माइनस का 3, तो क्या 36 आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, हम देख लेते हैं 9 प्लस का मतलब है डिवाइड, तो हम डिवाइड को क्या करेंगे 3, माइनस, माइनस का मतलब यहाँ पर क्या दे रहा है आपका, गुणे 1 और डिवाइड 9। तो जब आप इसका डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, प्लस, डिवाइड का मतलब प्लस, 3 × 1 = 3 और प्लस
9। तो ये सॉल्व हो रहा है, देखिए 3 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 9। तो कहाँ सॉल्व हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो हम इसके आगे चेक करेंगे। आगे चेक करिए जल्दी से। 15 डॉट का मतलब क्या है, -2, माइनस का मतलब क्या है, गुणे 3, प्लस का मतलब क्या है, भाग 3। तो ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 1 आया, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, 15 माइनस का 2, तो क्या 39 बन रहा है, नहीं बन रहा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे लास्ट, इसको भी हम चेक कर लेंगे। समटाइम्स क्या होता है, कैलकुलेशन हमारा गलत हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि इसी को हम टिक कर दें, लेकिन एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। 9 माइनस, तो माइनस की जगह पे क्या होगा आपका 9, माइनस की जगह पे हमने क्या यूज़ किया है, गुणे 7, डिवाइड की मतलब प्लस 7, और प्लस का मतलब डिवाइड 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और 9 सत्ते 63, 63 प्लस 1 इज इक्वल टू 64। तो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, आई होप आप लोगों ने साइन लिख लिए होंगे। इसको भी चेक करिए ऐसे ही, देख लेते हैं। देखिए इसको मैं डायरेक्ट आपको बताती हूँ, पहले हम इसमें फोकस करिए इस क्वेश्चन पे। देखिए इसमें पहले आप देखिए प्लस, प्लस कहाँ पर है, प्लस है नहीं है, माइनस है, ठीक है। माइनस कहाँ, माइनस का मल्टीप्लाई, तो 1 गुणे 4 करेंगे तो 4 आएगा, और डॉट के मतलब होता है माइनस। तो 17 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 13, 13, और डिवाइड का मतलब प्लस 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 29 आएगा, 21 आएगा। तो फर्स्ट नंबर गलत है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आप चेक कर लीजिए, 15 माइनस का 7, तो सबसे पहले माइनस देख लेते हैं, एक बार इसको हम कर ही लेते हैं। 15 माइनस का मतलब है गुणा 7 माइनस 5, प्लस का मतलब है डिवाइड 20। तो अगर हम 20 से उसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन मतलब 15 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1/4 आएगा, जो कि नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि यहाँ पे अपॉन में सॉल्व होगा तो क्वेश्चन राइट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, 25 डिवाइड का मतलब प्लस 7 -2 मल्टीप्लाई 5। तो 5 यहाँ पे कर लेते हैं, 25 प्लस 7 माइनस का 10, 7 10, तो यहाँ पे कितना आएगा -3, और 25 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 22। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको थोड़ा सा देखिए, सही से देखिए, पहले पढ़ लीजिए फिर इसको करके करिए। हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए, जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व है। साफ साफ बता रहा कि जो हनीफ का घर है, हनीफ के घर से जोसेफ का घर कहाँ पर है, 20 किलोमीटर ईस्ट में। इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, 20 किलोमीटर ईस्ट में। अब हम इसके आगे को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा सा बना देती हूँ ऊपर, जिससे आपको पता रहे। हनीफ जोसेफ 20 किलोमीटर ईस्ट, 20 किलोमीटर ईस्ट में, ठीक है। अब उसके आगे कह रहा, हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर, हनीफ यहाँ से चला उत्तर की ओर, कितने किलोमीटर चलता है वो, 5 किलोमीटर चल पड़ा, और दाहिने मोड़ लेता हुए और 11 किलोमीटर चलता है। दाहिने मोड़ लिया और 11 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मोड़ लेता और 9 किलोमीटर चलता है, दाहिने मोड़ लेता है 9 किलोमीटर चलता है। वह उस जगह पर आकर वह जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता और रुक जाता। वहां से कितनी दूर और किस दिशा में हनीफ को चलना, 1 मिनट, मैंने अभी थोड़ा सा छोड़ दिया था, और 9 किलोमीटर, यहाँ से और 9 किलोमीटर चलता, फिर वह बाएं मोड़ लेता है। मतलब यहाँ से कहाँ पे बाएं, तो बाएं क्या होगा उसका, ये होगा,
और 9 किलोमीटर वो चला। उस जगह पे वो रुक जाता और ढूंढने में उसे मुश्किल होने लगती है, तो वह क्या करता, कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए कि वह जोसेफ के घर पहुंच जाए। तो वो यहाँ पर है अभी फिलहाल। कहाँ पर है वो? यहाँ पर है। और उन्होंने बोला है कि 20 किलोमीटर ईस्ट में, और यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपका क्या होगा, ये डायरेक्शन में होगा कहीं हनीफ, यहाँ पे कहीं जोसेफ होना चाहिए, यहाँ पे कहीं जोसेफ होगा। तो अब देखिए, ये 9 है और ये 11 है। अगर हम इसको डॉटेड कर दें ये पार्ट, तो ये 11 है, ये वाला, ये 11 है। 11 और 9 मतलब वो 20 किलोमीटर तो चल चुका है। 20 किलोमीटर वो क्या कर चुका है, चल चुका है। लेकिन अब उसे क्या चलना है, देखिए, अगर वो यहाँ से अगर वो यहाँ से सिर्फ कितना, देखिए ये 5 किलोमीटर है, यहाँ पर उसका घर होना चाहिए, यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर होगा उसका घर। इतना अगर वो चल ले, तो अगर ऊपर को चले मतलब बाईं ओर, यहाँ पे खड़ा है तो अगर बाईं ओर 4 किलोमीटर चल ले तो आंसर आ जाएगा। एक बार और करके देख लेते हैं। हनीफ ने क्या किया, पहले 5 चला, फिर वो 11 चला, फिर वो 9 चला, फिर वो 9 चला। तो देखिए, ये जो था वो 11 था, तो इसका मतलब ये 11 हुआ। तो 20 किलोमीटर तो चल लिया उसने। अब उसे पहुंचना कहाँ है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। यहाँ तक 5 चल चुका है वो, मतलब यहाँ तक तो 5 एरिया है, ये 5 है। तो ये कितना हुआ, क्योंकि टोटल 9 है, तो कितना होगा 4। इतना हुआ। अगर ऊपर को मतलब बाईं ओर, तो इसका होगा, अगर वो बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चले तो वो जोसेफ के घर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट, यदि ए गणित के लिए चुने छात्रों की संख्या का बी जीव विज्ञान की संख्या का सी भौतिक विज्ञान की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुने हैं? वृत्त के अंदर का आंकड़ा छात्रों की संख्या को निरूपित करता है। तो आपको सिर्फ सिंपल से बताना है कि कितने ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। इसी को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखिए, ये 12 है। देखिए, ये टोटल, अगर हम इस बॉक्स की बात करते हैं, इस टोटल की, तो इसमें कितने बच्चे हो जाएंगे, गणित कितने बच्चे, 12 4 6, 12 4 6, टोटल कितने हो गए, कितने बच्चे हो गए, 22 बच्चे हो गए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, 20। यहाँ पर देखिए 20 6 4 8। लेकिन हमें यहाँ पे शायद इसकी ज़रूरत नहीं होगी, हम सिंपल तरीके से करते हैं इसको। सिर्फ उन्होंने पूछा है कि भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान का ये है। और उन्होंने पूछा है कि जीव विज्ञान कहाँ पर है। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान चुना है? तो देखिए, जो कॉमन होंगे उन्होंने चुना होगा। तो देखिए, ये 6 ने तीनों चुना है, तो तीनों में से मतलब भौतिक विज्ञान तो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान तो चुना ही होगा। और ये दो जो 20 हैं, इन्होंने भी क्या भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान चुना, मतलब कि 6 + 20 लोगों ने क्या, दोनों चुना भौतिक विज्ञान। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? देखिए, अगर किसी महीने का पहला दिन अगर किसी महीने का पहला दिन मंडे है, तो उसका 8वां दिन, 15वां दिन, 22वां दिन और 29वां दिन क्या होगा, मंडे ही होगा। मंडे ही होगा, इस लॉजिक को याद रखिएगा आप। ठीक, अगर हम इसको ऐसे करें, इसमें कह रहा है कि 10वां दिन शनिवार था। अगर 10वां दिन शनिवार था तो 8वां दिन कौन सा होगा? 8वां दिन क्या था? 8वां दिन था थर्सडे, मतलब कि गुरुवार, थर्सडे था। ठीक, 8वां दिन।
अगर 8वां दिन था तो 15वां दिन भी क्या होगा, थर्सडे होगा, और 22वां दिन भी क्या होगा, थर्सडे होगा, और 29वां दिन भी क्या होगा, थर्सडे। अगर हम 29वां दिन थर्सडे है तो बस उसके -2 कर दीजिए। इससे हमें क्या करना है, सिंपल सा -2। 29वां दिन थर्सडे है तो माइनस अगर हम इसका 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और 27 वाले दिन क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ए बी का पिता है, क्वेश्चन को बी सी का भाई है, डी ए की माँ है, सी का डी से क्या संबंध है, आपको ये बताना है। तो देखिए, देख लेते हैं। ए बी का पिता है, ए बी का पिता, अगर जो मेल होंगे उनको प्लस से डिनोट करेंगे, जो फीमेल होंगे उनको माइनस से डिनोट करेंगे। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, डी ए की माँ है, डी ए की माँ, ए की माँ क्या है, डी की, डी ए की माँ। सी का डी से क्या संबंध है, तो सी का डी से हम संबंध नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि इसके बारे में ये नहीं दिया कि माइनस है, ये प्लस है कि माइनस है, मतलब कि ये मेल है कि फीमेल है। तो अगर हम इसको बारे में नहीं बता सकते तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि डी का सी से क्या संबंध है, तो डी क्या हो जाता, एक प्रकार से दादी हो जाता। लेकिन अगर सी से पूछ रहा है डी का, तो राइट आंसर नहीं दे सकते, तो क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट, दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। बड़े भाई की उम्र 15 साल है, छोटे भाई के जन्म लेने के समय उसकी माँ की उम्र 37 साल थी। यदि पिता माता से 5 साल बड़ा है तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी उम्र क्या थी। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। देखिए, दो भाई की आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के बराबर है। ठीक है, बड़े भाई की उम्र 15 साल है, बड़े भाई की उम्र कह रहा है कितना, 15 साल है। और छोटे भाई के जन्म के समय उनकी माँ, मतलब जब छोटा जो लिटिल ब्रो था, जो लिटिल ब्रो था, जब उसकी माँ, उसके जन्म समय तो वो 0 ईयर का था, तो उसकी माँ कितनी थी, 37। और उसके पिता कितने के थे, फादर कितने के थे, माँ से 5 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं मतलब 42 साल के थे। ठीक, और जितना डिफरेंस, अगर इनमें 5 का डिफरेंस है, तो उस समय जब ये जन्म लिया था तो उस समय इसका भाई कितने साल का रहा होगा, क्योंकि सेम डिफरेंस है, तो जो बिग ब्रो होगा वो कितने का रहा होगा, 5 का रहा होगा, 5 साल का। तो इसमें मैं इससे 15 साल से मैं मतलब ही नहीं है, सिर्फ इसने ये बोल रखा है कि दोनों भाइयों की आयु के बीच का उतना ही जितना कि उनके मम्मी पापा के बीच का अंतर है। तो यदि पिता माता से 5 यहाँ पे, तो बड़े बेटे के जन्म के समय मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले पिता की उम्र कितनी थी, तो बस कर लीजिए। यहाँ पे मैं बिग ब्रो की लिख देती हूँ बिग ब्रो कि जब वो 5 साल का था, मतलब हम 5 साल बिफोर अगर जाएंगे तो 5 साल इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 साल इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 साल यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 37। तो ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, पर आम के पेड़ से ऊंचा है। कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है, राइट आंसर बताइए। देखिए, आम का पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। आम का पेड़ और नारियल का पेड़ क्या है, बराबर है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से क्या है, छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से, इसको मैं ऐसे बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ताड़ के पेड़ से केले का छोटा है, और केले का जो पेड़ है से क्या छोटा, अमरूद का पेड़। ए एम से हम कर लेते हैं अमरूद, और ए से हमारा आम है। ठीक है, तो अमरूद से छोटा है,
पर आम के पेड़ से ऊंचा है। मतलब कि जो आपका यहाँ पे मैं एक बार और कर देती हूँ साफ इरेज करके, ताड़ के पेड़ से केले का पेड़, केले के पेड़ से अमरूद का पेड़, और आम के पेड़ से ऊंचा है। आम के पेड़ से क्या है, अमरूद ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या, वो सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा, ताड़ का पेड़। तो ऑप्शन नंबर ए। बस दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको कोई पेपर सेट सॉल्व कर चाहिए, कि अगर आपको कोई पेपर सेट नहीं मिल रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो पेपर सेट ज़रूर सॉल्व करवा दूँगी। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं पेपर सेट आपको सॉल्व करवाती जाऊँगी, और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स की कोशिश करूँगी कि पेपर सेट सॉल्व करूँ। लेकिन यदि कोई एग्ज़ाम आता है तो मैं कोशिश करूँगी एक दो मॉक टेस्ट भी आपको बता दूँ करंट से रिलेट करके, कि कैसे पेपर आएगा आपका। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो भी हेल्प चाहिए मुझे बता दीजिएगा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।